चलिए आज बात करते हैं आर्टिकल 370 की। 70 साल लंबी कहानी की। इसे हटाने का जो तरीका था वो इतना सुनियोजित था कि कई लोगों ने इसे किसी चाणक्य नीति वाली फिल्म जैसा बताया। तो सवाल यही है कि ऐसा कानून जो बना तो था अस्थायी तौर पर, वो 70 साल तक कैसे चला और फिर अचानक उसे हटा कैसे दिया गया। 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो इसने सबको चौंका दिया। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, वो कौन सी कानूनी और राजनीतिक रणनीति थी जिसने इसे मुमकिन बनाया। तो इस 70 साल पुराने प्रोविजन को खत्म करने की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, मतलब बिल्कुल पीछे 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था। हुआ ये कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने करीब 565 रियासतों को 3 ऑप्शन दिए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहो। अब देखिए, ज्यादातर रियासतें तो मान गई, किसी ने भारत चुना, किसी ने पाकिस्तान, लेकिन 3 जगह पेंच फंस गया: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और यहां दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि राजा का धर्म कुछ और था और ज्यादातर जनता का धर्म कुछ और। यहां इस टेबल को देखिए। जूनागढ़ और हैदराबाद में शासक मुस्लिम थे और ज्यादातर आबादी हिंदू, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला वो बिल्कुल उल्टा था। यहां राजा हिंदू थे और आबादी में मुस्लिम बहुमत था। और बस इसी एक फर्क ने इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा पेचीदा बना दिया। तो जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला कर दिया तो महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये कोई आम विलय नहीं था, ये शर्ती था। इसमें सिर्फ 3 चीजें भारत को दी गईं: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। और यहीं से एक खास कानूनी व्यवस्था की नींव पड़ी। अब मामला पहुंच गया यूएन में और जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट की बात होने लगी। तो जब तक ये सब तय होता तब तक भारत और जम्मू कश्मीर के रिश्ते कैसे चलेंगे, इसके लिए एक टेम्पररी, मतलब एक अस्थायी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की जरूरत महसूस हुई। और यही वो समाधान था, आर्टिकल 370, भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान जिसने जम्मू कश्मीर को एक खास ऑटोनॉमस स्टेटस दिया। इसका मकसद बस इतना था कि जब तक राज्य का फाइनल फैसला ना हो जाए तब तक ये एक पुल की तरह काम करे। इसके तहत क्या क्या हुआ? संसद के कानून सीधे लागू नहीं हो सकते थे, सिवाय डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के। बाकी कानून लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति जरूरी थी। और तो और, जम्मू कश्मीर को अपना संविधान, अपना झंडा और अपना प्रधानमंत्री तक रखने की इजाजत थी, जो बाद में मुख्यमंत्री कहलाया। और सबसे बड़ा पेंच ये था कि इसे हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी थी। फिर आर्टिकल 370 की वजह से ही 1954 में एक और आर्टिकल आया, आर्टिकल 35A। इसने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह ताकत दी कि वो तय करे कि वहां का स्थायी निवासी कौन होगा, और सिर्फ इन्हीं निवासियों को वहां जमीन खरीदने या सरकारी नौकरी पाने जैसे खास हक दिए गए। असल में ये 1927 के एक पुराने कानून पर आधारित था, लेकिन आगे चलकर ये बहुत विवादास्पद हो गया। अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट कहां आया। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, जिसे 370 हटाने की सिफारिश करनी थी, वो 1957 में राज्य का संविधान बनाने के बाद भंग हो गई, मतलब खत्म हो गई। अब वो बॉडी ही नहीं रही जो इसे हटाने को कह सकती थी। तो बस यहीं एक तरह का कानूनी ताला लग गया और सबने मान लिया कि आर्टिकल 370 अब संविधान का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। लेकिन फिर इस परमानेंट ताले को तोड़ा गया, और इसे तोड़ने की तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई। ये एक लंबी, कई साल की राजनीतिक शतरंज की बिसात थी, जो असल में 2014 के बाद बिछनी शुरू हुई। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। मार्च 2015 बीजेपी और पीडीपी का एक ऐसा गठबंधन बनता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फिर जून 2018 बीजेपी समर्थन वापस ले लेती है और सरकार गिर जाती है। इसके तुरंत बाद 6 महीने के लिए एक गवर्नर्स रूल यानी राज्यपाल शासन लग जाता है, और फिर दिसंबर 2018 में लगता है प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन। और बस यही राष्ट्रपति शासन वो चाबी थी जिससे वो कानूनी ताला टूटने वाला था। बीच में नवंबर 2018 में एक मजेदार किस्सा भी हुआ। जब दूसरी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की तो खबरें आईं कि गवर्नर साहब के ऑफिस की फैक्स मशीन खराब हो गई। खैर, जो भी हो, नतीजा ये निकला कि कोई और सरकार नहीं बन पाई और राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ हो गया।
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नर्स रूल से प्रेसिडेंट्स रूल में जाना इतना बड़ा कदम क्यों था। देखिए, गवर्नर्स रूल में राज्य की ताकत गवर्नर के पास होती है, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल में राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब कार्यकारी और विधायी शक्तियां सीधे केंद्र सरकार और भारत की संसद के पास चली जाती हैं। तो अब बिसात पूरी तरह बिछ चुकी थी, सारे मोहरे सही जगह पर थे। और फिर आया वो दिन 5 अगस्त 2019, जब आखिरी और सबसे पेचीदा कानूनी चाल चली गई। ये जो हुआ वो कमाल का लीगल मैन्योवर था। समझिए कैसे। पहला कदम, राष्ट्रपति शासन लगा था तो गवर्नर ही राज्य सरकार की भूमिका में आ गए। दूसरा कदम, अब राज्य सरकार यानी गवर्नर ने जरूरी सहमति दे दी। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, एक राष्ट्रपति आदेश के जरिए संविधान सभा शब्द का मतलब बदलकर विधानसभा कर दिया गया। चौथा कदम, अब विधानसभा तो भंग थी, तो उसकी सारी शक्तियां किसके पास थी? भारतीय संसद के पास। और आखिरी कदम, संसद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खुद ही आर्टिकल 370 को हटाने की सिफारिश कर दी। सोचिए, 5 अगस्त की सुबह राष्ट्रपति का आदेश आया और दिन ढलते ढलते संसद ने इस पर वोटिंग करके इसे पास भी कर दिया। बस एक दिन में 70 साल पुराना कानूनी ढांचा खत्म। भारत के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में इस प्रस्ताव के पक्ष में 125 वोट पड़े और विरोध में 61। इस बहुमत के साथ इस ऐतिहासिक फैसले पर कानूनी मुहर लग गई। तो आर्टिकल 370 तो खत्म हो गया, एक लंबा पेचीदा ऐतिहासिक चैप्टर बंद हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अब कश्मीर के लिए कौन सा नया अध्याय शुरू होता है।